उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं डोगरी संस्था जम्मू द्वारा मनाया गया डोगरी मान्यता दिवस, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया पत्रकार सम्मेलन का आयोजन, जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर, एनजीओ बॉर्डर किसान यूनियन सांबा के अध्यक्ष ने किसानों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। आज से शुरू हो रहा है शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट। और श्रोताओं, जे.एंड.के फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया अपने इलाके की मुश्किलात के बारे में। पर सबसे पहले अपनी बात। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना है की शूल। अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना, उस पर गौरव, गर्व, मान होना हर किसी के लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान का सूचक होता है। मातृभाषा वो जल स्रोत होता है जिसकी सीर कभी सूखती नहीं। शीतल जल का ये स्तोत्र हर युग में अपना प्रवाह बनाए रखता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम इस प्राकृतिक जल का कितना पान करते हैं और इसकी सुकृत धारा में कितना स्नान करके अपने आप का कितना उद्धार करते हैं। अपनी मातृभाषा सदा सुखदायिनी होती है और हमारे हृदय के विषादों की निवारण कारिणी होती है। हम डुग्गर वासियों की मातृभाषा डोगरी है। ये अति अंत मीठी भाषा है और हम सबकी सूरत पर इसकी रंगत है और सीरत में इसकी मीठी चाशनी है। मिठड़ी ये डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। डोगरी भाषा सदियों पुरानी है, जनजीवन में रसी रमी है। शिष्ट साहित्य की रचना से पूर्व इसमें लोक साहित्य का सृजन होता रहा, सीना बसीना आगे बढ़ता रहा। पीढ़ियां इसे जिंदा रखती रहीं और लोक विरसे के रूप में संभालती रहीं। अब ये लोक साहित्य पुस्तकों के रूप में संचित किया गया है। रही बात डोगरी की पहचान की, तो इसके पुनर्जागरण की तहरीक 1944 की बसंत पंचमी के दिन उस समय शुरू हुई थी जब डोगरी संस्था की स्थापना हुई थी। इसके बाद शिष्ट साहित्य की रचना होने लगी, लेकिन रफ्तार कम थी। 1960 तक तो डोगरी लिखित साहित्य एक छोटे संदूक में रखा जा सकता था, मगर जब कोई तहरीर चलती है और तहरीक के रहबर संजीदा होते हैं तो परिणाम आशातीत रहते हैं। सन 1969 में डोगरी भाषा ने पहली सीढ़ी उस वक्त चढ़ी जब साहित्य अकादमी ने डोगरी को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी। साहित्यकारों के हौसले बढ़े और साहित्य सृजन प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। दूसरी सीढ़ी उस समय चढ़ी जब 1983 में जम्मू विश्वविद्यालय में डोगरी विभाग की स्थापना हुई। संघर्ष चलता रहा और उस समय रंग लाया जब 2002 में डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता मिली। डोगरी और डोगरी प्रेमी सफलता की तीसरी सीढ़ी चढ़ बैठे। इसके बाद 2 साल पहले इसे यानी हमारी मातृभाषा डोगरी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बन जाने का सौभाग्य मिला। डोगरी का गौरव बढ़ा। आज डोगरी भाषा के अदब का खजाना खूब भरा हुआ है और हर साल इसमें सैकड़ों पुस्तकें शामिल होती जा रही हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी डोगरी विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। मगर खेद की बात यह है कि डोगरी आज अपने घर में भी पराई है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी डोगरी के पाठक नहीं हैं। डोगरी भाषा का साहित्य पढ़ने से हर किसी को लाभ ही हो सकता है, हानि कदापि नहीं। हमें सभी भाषाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा माँ के समान होती है। शायद इसी भावना को प्रकट करने के लिए दीनू भाई पंत ने कहा है, इन दी साड़ी दादी है ते डोगरी साड़ी माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। श्रोताओं, कल डोगरी मान्यता दिवस के संदर्भ में डोगरी संस्था जम्मू द्वारा डोगरी भवन जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस संदर्भ में डोगरी संस्था जम्मू के अध्यक्ष प्रोफेसर ललित मगोत्रा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, सारे डोगरें की डोगरी मानता दिन दी मती निग्गी मुबारक है। और गल ये है कि अगे अस इसी डोगरी मानता दिन के तौर पर हर बारी मनाते हैं। बरा 2003 को लेइयै अज तक जिस दिन डोगरी भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल शामिल हुई ही। इस बारी खास गल ये है कि अस इसी डोगरी मानता दिन के उपलक्ष्य नहीं मनाते, डोगरी मानता उत्सव के तौर। इस बारी ये 3 दिन की सैलीब्रेशन 3 दिन का उत्सव असें रखे और इन्हें कार्यक्रम अस उन्हें लोगों की सम्मानित करा करने जिन्हें डोगरी की डोगरी कला की डोगरी संस्कृति की समृद्ध किया है। उहदे च लेखक भी हैं, उहदे च कलाकार भी हैं, उहदे च नाटक के लोग भी हैं, उहदे च गाने वाले भी हैं। अज एक सैमीनार करा करने कि डोगरी जो कुछ रचिया गया है लिखिया गया है उसकी प्रॉपर आलोचना हुई है, अगर हुई है तो किस म्यार दी किस तरीके की हुई है। इसलिए ये सैमीनार आलोचना उपर सैमीनार रखा गया। और खास गल ये है कि सैमीनार च साढ़े कोल कॉलेजें दे जिहड़े स्टूडेंट ने बच्चे वो भी आए थे। कल असें सम्मानित करना है उन्हें सारे लोगों की जिन्हें की साहित्य अकादमी दे बरा 2019 को लेइयै हून तक पुरस्कार मिले, उन्हें गी अस फैलिसिटेट करने होंगे, सम्मानित करने। जेड़ा 12वीं क्लास दे विच डोगरी दे बच्चे डोगरी दे सब्जैक्ट सारे कोला मते नंबर लेन वो पहले 10 बच्चें गी अस सम्मानित करा करने। उनके माता पिता की भी बुला करने, उनके जेड़े पढ़ाने वाले अध्यापक ने उन्हें भी बुला करने। तो ये साड़ा 3 दिन का प्रोग्राम है। ये अलावा जियां तुम दिखा दे हो साड़ी किताबें की एक एग्जीबिशन भी है 3 दिन ले चलग। डोगरी संस्था दी किताबां ने, कल्चरल अकैडमी दी किताबां, डोगरी डिपार्टमेंट दी किताबां। तो ये साढ़े 3 दिन के कार्यक्रम चला करते हैं जी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर का हर शहर आदर्श शहर हो, नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। मित्रों, इसी तरह एस्पिरेशनल टाउन की तर्ज पर ही गाँव तथा ग्रामीण नागरिकों की दिशा और दशा बदलने के लिए जम्मू कश्मीर में एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी स्वीकृति मिली है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के 100 पैरामीटर्स सभी 4291 पंचायतों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। उसके आधार पर 285 मोस्ट बैकवर्ड पंचायतों का चयन होगा और यह प्रक्रिया भी आने वाले 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ी एरिया है जहां पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। कम पानी में तकनीक के आधार पर कैसे बढ़िया खेती की जा सकती है, ये इंटरवेंशन भी समिति ने प्रपोज किया है। आपके ध्यान में होगा प्रधानमंत्री जी ने 2 सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी जो चिंता है स्वाभाविक उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना ये दोनों में अंतर होता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालय में जो हमारे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जो भी हमारे जिला स्तर के या डिविजनल स्तर के या प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं और दोनों यूनिवर्सिटीज के जो हमारे टीचर्स हैं उनमें भी बड़ा जबरदस्त उत्साह है। बाकी हम ये कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, इन योजनाओं को निश्चित रूप से हम पहुंचा सकें। इसमें आपका भी सुझाव और सहयोग लिया जाएगा। सीड रिप्लेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, अच्छी क्वालिटी का सीड, और उसके लिए हम किसान खिदमत सेंटर भी बना रहे हैं, सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी बना रहे हैं, सीड विलेज भी बना रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस इंटरवेंशन के बाद ये दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बात समझनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी परमिशन चाहिए।
वो कानून हमने बदलाने किस तरह के बदलाव हमने किए। लैंड पासबुक तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहे होते तो भगवान कृष्ण ने वो 5 गांवों का मसला सुलझा दिया होता। तो वो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होने वाले हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो देश का आज कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मैं भी करूंगा। पूरे देश को करना चाहिए और सबको करना चाहिए, और वही कानून हमने बनाया है। देश के किसी राज्य में कोई दूसरा कानून नहीं है। कुछ लोग अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी मदन लाल चौधरी ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हमारे इलाके में एक तो बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। ऊपर से पढ़ाई चल रही है, बच्चों की एग्ज़ाम आ रहे हैं, ना कोई इसका शेड्यूल है भाई कितने बजे आएगी कितने बजे जाएगी। सुबह बंद करते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे छोड़ते हैं। बच्चों को बहुत मुश्किल है पढ़ाई की। और दूसरा नंबर, जो हमारे ज़मींदार लोग हैं वो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। एक तो हमारे यहाँ नहरों में पानी नहीं आ रहा, पंप सेट नहीं चल रहे, तो जो ज़मींदार आदमी है ये बहुत बड़ा मुश्किल है उसका, का बेचारे को क्या करेगा वो। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़मींदारों का मसला है, इन पे गौर करना। अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, अगर किसान मजबूत नहीं तो देश कैसे मजबूत होगा। जब कोई खेती बाड़ी का काम आता है, फसल बीजने का, ना तो कभी टाइम से इनको बीज मिलता है, ना खाद मिलती है, ना DAP मिलती, ना दवाई मिलती। आज दिन तक इस महकमे से जो कणक में येलो रस्ट बीमारी लगती है, आज दिन तक इसका वो इलाज नहीं कर सके, तो जिम्मेदार आदमी क्या करेगा। ये साथ हमारे स्टेट लगती है पंजाब, वहाँ देखो माड़ी भी कोई अगर किसी फसल को कोई किसी भी बूटे को भी नुकसान होता है तो पूरा डिपार्टमेंट वहाँ खड़ा हो जाता है किसान के साथ। हमारे 10-20 साल को चले एक येलो रस्ट बीमारी लगती है, वही बीमारी बार बार लगती है, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकते। तो ना ही और किसी दूसरी फसल के बारे में बताते हैं जहाँ आपका ये फसल लगेगी, आप इस फसल को नहीं लगाओ, दूसरी लगाओ। लेकिन स्वाय हमारा जिम्मेदार है कणक और मुंजी के अलावा और कोई फसल नहीं लगा रहा। हमारे रामगढ़ इलाके में कुछ देखो, एक तो पानी की भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर बत्ती होगी तो ट्यूबवेल चलेंगे, ट्यूबवेल होगा तो लोगों को पानी मिलेगा, अगर बत्ती नहीं आएगी तो पानी कैसे मिलेगा। दूसरा, हमारा जो बॉर्डर रोड गया है रामगढ़ से चामड़ियाल, मेरे का हजारों बार लोगों ने एजुटेशन भी की है। एजुटेशन करने के बाद भी लोग डेपुटेशन लेके भी DC साहबा से मिले हैं, सभी को मिले हैं, लेकिन उस ठेकेदार ने जहाँ पता नहीं डिपार्टमेंट में क्या बात है, आपस में ये एक दूसरे की बात मानते ही नहीं है, ना ही सुनते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस रोड पे भी गौर की जाए और रामगढ़ टाउन की तरफ भी ध्यान दिया जाए। आज यानी 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कश्मीर सिख संगत द्वारा KK हक्कू स्टेडियम में शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कश्मीर सिख संगत के अध्यक्ष बाबू सिंह ने बताया, शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो ये टूर्नामेंट इसलिए कराया जा रहा है ताकि नौजवान प्लेयरों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उनकी एनर्जी खेलों की तरफ राय की जा सके, ताकि जो सोसाइटी में पूरे मुल्क में जो एक ड्रग मेनेंस लगा है उससे नौजवानों को दूर रखा जाए और नौजवानों को खेल में लाने के लिए एक उपराला किया जाए, ताकि जो नेशनल गेम हमारी हॉकी की है उसको प्रोत्साहन मिले। जैसे गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत से प्रोग्राम कर रही है, इसी तरह से हम आज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर यह हॉकी टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी पूरे बरसगीर में, पूरे दुनिया में ये दिन मना रही है। इस सिलसिले में हमने भी आज ये हॉकी टूर्नामेंट शुरू किया है और हम आपकी वसाहत से सारे हॉकी लवर्स को और नौजवान, खासकर नौजवानों को ये एक बेनती करते हैं कि वो आके हौसला अफजाई करें उन प्लेयरों की, ऑर्गेनाइजर्स की, तो जो ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी लेके जा सकें जिसमें हमारी कम्युनिटी को, हमारे नौजवानों को फ़ायदा हो। इसमें हमारे JNK की 10 रजिस्टर्ड क्लब जो हैं JNK हॉकी के साथ, उन्होंने वो 10 क्लब हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 23 से शुरू हो रहा है और 28 को इसका फाइनल खेला जाएगा। इसका जो देख रेख है वो हॉकी JNK उसकी वसाहत से हो रहा है।
जिला सांबा की स्वयं सेवी संस्था बॉर्डर किसान यूनियन के अध्यक्ष मोहन सिंह भट्टी ने सरकार के समक्ष किसानों की परेशानियों को रखते हुए बताया कि जो रिसेंटली जो कट का जो शेड्यूल बनाया गया है 8 घंटे तो परमानेंट शेड्यूल है और इसके बगैर भी दिन में 3-4 बार कभी 33 kV जा रही है, कभी किसी ग्रिड स्टेशन खराब हो रहा है, कभी रिसीविंग स्टेशन की परेशानी है। तो इन परेशानियों के कारण 2-3-4 घंटे जो एवरेज है वो भी बिजली चली जाती है। कहने का भाव है आधी जो बिजली आधा 24 घंटे में आधे टाइम पर नहीं आ रही एक बात। और इसके नहीं आने से हमारी जो खासकर जो जितनी हमारी बेल्ट है ये सारी क्योंकि हर बात जो है आजकल बिजली के ऊपर है। खासकर ये जो हमें ये अपने गेहूं की बिजाई की है इसमें 21 दिन से 28 या 29 दिन में पानी लगाना होता है और हमारा खासकर जो बॉर्डर है रात को बीएसएफ आगे जाने नहीं देती तो दिन को मात्र 2-3 घंटे बिजली आती है और जहाँ पानी छोड़ा होता है उसी खेत में बार बार पानी लगने से वो भी खेत बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके बगैर भी बिजली जो सुबह शाम होती है बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है। बिजली की इतनी ज्यादा परेशानी है और उसके अगेंस्ट जो हमारा टैरिफ है जो इसका किराया वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि देखो हमारे एरिया में कहीं जो मीटर नहीं लगे हुए हैं और जितने जो बिल आ रहे हैं वो कहते हैं कि पिछले महीने में आपकी रीडिंग ये थी, इस महीने इतनी रीडिंग है, कुल इतनी पेमेंट है और आपको इतना पैसा दें हर महीना। क्योंकि हमें 2 या 3 महीने मात्र हम ये जब ये धान का सीजन है उसमें लगातार बिजली मोटर चलती है। दूसरी बात ये नहर हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी ये नहरें हैं इनकी डीसिल्टिंग जो अभी ठंड है नहरें बंद पड़ी हैं तो डीसिल्टिंग से ठंड में जितनी भी पुरानी हमने देखी है तो डीसिल्टिंग ठंड में होती थी। जो ही गर्मी स्टार्ट होती है 1 फरवरी से तो वो पानी आ जाता था। अभी इनके मुझे लगता है टेंडर ही नहीं हुए। कब ये टेंडर करेंगे कंप्लीट, कब ये काम लगेगा, कब कंप्लीट होगा और इसके साथ ही जो ये हमारी जो रबी सीजन है वो खत्म हो जाएगा। हमारा जितना जो रूरल एरिया ये टेल एंड पे है। टेल एंड की प्रॉब्लम ये है कि जब तक डीसिल्टिंग इसकी डीप नहीं होगी, इसका एक सेट एक पॉइंट है वहां तक डीसिल्टिंग होनी चाहिए, वो जब तक वो गहराई तक नहीं होगी पानी आगे जाता नहीं है। तो डीसिल्टिंग मामूली करते ऊपर वो आजकल तो नहरें वैसे डीसिल्टिंग की फॉर्मेलिटी से भर चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ टाइमली जो डीसिल्टिंग और डीप डीसिल्टिंग हो ताकि रूरल एरिया में टॉप जो टेल एंड तक पानी पहुंचे। और श्रोताओं, JNK फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने इलाके की मुश्किलात को आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से साझा करते हुए बताया। अभी पिछले दिनों मेरा दौरा खून ब्लॉक के चोट पांजिया और गढ़समड़ा वंज में था तो वहाँ मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल बहुत ही कमजोर है, कहीं भी क्लियर सिग्नल नहीं आता है। हालांकि वहाँ कुछ टावर भी नस्ब हुए हैं कई कंपनियों के, BSNL का तो बिल्कुल ही वहाँ नहीं है। तो लोगों की मांग थी कि यहाँ जो मोबाइल नेटवर्क है इसकी तरफ सरकार ध्यान दे और ये ठीक क्लियर तरीके से चले। दूसरा, ये जो पहाड़ी इलाका है इसके लिए एक सड़क है जो कि धार रोड स्नो से गढ़समड़ा वंज की तरफ जाती है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हुई है। इसमें एक 2014-15 में काफी रकूमात जो लगभग 80 लाख में एक मरम्मत के लिए RCC होनी थी और सीधा रास्ता बनना था जिसमें से 2 बसें क्रॉस हो सकती थी, लेकिन वो पैसा जा तो डाइवर्ट कर दिया गया, जा उस पर नहीं लगाया गया और 2-3 मोड़ 2 किलोमीटर RD पर इन्होंने बना दिए जिससे 2 बसें और क्रॉस होना मुश्किल हो गया है। तो मेरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डिवीजन रामनगर से अपील है कि वो इस पैसे का पता करें कि ये रकम और ये फंड्स कहाँ लगे हैं और कैसे लगे हैं। और दूसरा, कई जगहों पर कई मोहल्ला जात ऐसे हैं जहाँ बिजली अभी लगी नहीं है, जैसे कि जोफड़ है, लेहेड़ है, चोड़ पांजिया है, जहाँ बिजली लगी नहीं है। तो मेरी ये मांग है उधमपुर बिजली विभाग से कि यहाँ का एक पूरा ब्यौरा लिया जाए कि कितने घर अभी भी बचते हैं और हर कुंबा को ये बिजली की सहूलत मिलनी चाहिए। जहाँ बिजली एक तरफ तो इतना कट हो रहा है तो खास करके शाम को जब लोगों को खाना खाना होता है उस वक्त बिजली चली जाती है और बहुत ज्यादा बिजली की कटौती है जिससे भी लोग परेशान हैं। मेरी मांग है कि कम से कम शाम के वक्त ये बिजली वहाँ कटौती नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।